हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह सी टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मानव अवस्था के विषय में बात करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स की अवस्थाओं के बारे में बात करना चाहूँगा जो बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उन्हें हारना नहीं है। उनकी मोटिवेशन के लिए मैंने एक दो पंक्ति लिखी है कि बहुत बार बैठे हैं हारकर, बहुत बार बैठे हैं हारकर, पर अब की निरंतर चलना है। न निकले होंगे एग्ज़ाम अभी तक, पर अब की हर एग्ज़ाम निकलना है। तो इसी उत्साह के साथ हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दोस्तों, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था और बहुत एक्सप्लेन किया था कि सतत प्रक्रिया का मतलब है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा के बाद रुक जाता है, किंतु मनो शारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है। शारीरिक विकास मैंने बताया कि लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई, किसी भी प्रकार के शरीर में बाहरी परिवर्तन का होना, वो शारीरिक विकास होता है जो कि परिपक्वता अवस्था पहुंचने पर रुक जाता है। लेकिन जो मनो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं वो जीवन पर्यंत चलती हैं। और मनो शारीरिक क्रियाएँ होती कौन सी हैं? वो होती हैं मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक। मानसिक यानी व्यक्ति का जीवन पर्यंत मानसिक विकास होता है। भाषाई, व्यक्ति बच्चा होता है, पहले बोलना नहीं जानता, फिर वो उसकी भाषा धीमे धीमे वो परिष्कृत होती जाती है, वो भाषा सीखता जाता है और बहुत अच्छी भाषा बोलने लग जाता है। संवेगात्मक बताया मैंने कि संवेग का अर्थ भाव होता है, भाव मतलब प्रेम, स्नेह, घृणा इत्यादि। सामाजिक का विकास का मतलब है कि व्यक्ति में ऐसी योग्यता का विकास होना जो कि उसको समाज में समायोजित होने के लिए मदद करता है, यानी वह व्यक्ति जो समाज में अपने आप को ढाल सकता है, वो उसका मतलब है कि उसका सामाजिक विकास हो चुका है। चारित्रिक विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के गुण। दोस्तों, इसके बाद जो मैंने 7 स्टेजेस में 7 जो अवस्थाओं में बांटा है, वो भारतीय मनीषी यानी पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे हमारे, उन्होंने जो बहुत गहन अध्ययन करने के बाद जो अवस्थाएं बताई, उन्हें जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी आधुनिक मनोविज्ञान में कौन सी अवस्थाएं ज़रूरी हैं वो उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे आगे। पहली थी गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से जन्म तक चलती थी, यानी गर्भ में बालक के आते ही उसके जन्म होने तक वह अवस्था जो होती थी वो गर्भावस्था कहलाती थी। अगली है कि शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। ये थी प्राचीन भारतीय मनीषियों के माध्यम से जो बताई गई अवस्थाएं थीं। दोस्तों, अब अगली अवस्थाएं जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक विद्वानों के द्वारा जो बताई गई हैं वो। दोस्तों, आधुनिक विद्वानों ने मुख्य तौर पर 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से यह पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी है वयस्कावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक माना इन्होंने, बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। दोस्तों, इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी आती है। इसमें जैसे 6 से 12 है, तो इसमें क्या करते हैं, 6 से 9 पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। इसी तरह से आप देखेंगे किशोरावस्था में भी होता है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो आप देखेंगे कि 12 से 15 तक जो होती, 12 से, ये 12 है लिखा है, वो फिर से बता देता हूँ मैं, 12 से जो 15 तक की अवस्था है वो उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और 15 से 18 तक की जो अवस्था होती है वो उत्तर किशोरावस्था होती है। दोस्तों, वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। लेकिन मैंने विशेष नोट में इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस की है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि शिक्षा की दृष्टि से जो अवस्थाएं हैं वो कौन सी अवस्थाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वह प्रथम 3 अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, किशोरावस्था तक ही मोस्टली लोग पढ़ते हैं, इसके बाद वयस्क अवस्था होते ही वो अपने काम काज में, अपने घरेलू ताने बानों में उलझ जाता है।
दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि बाल विकास का शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स द्वारा विभाजन किया गया है। दोस्तों ये विशेष नोट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन्हें विशेष नोट के रूप में यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो इन्हें इग्नोर मत करिएगा, इन्हें ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और इनमें जो अवस्थाएं, इनमें ये जो जो समय दिया हुआ है कि जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, 18 से मृत्यु तक, ये समय अवधि आपको पता होनी चाहिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं इम्पोर्टेंट है। और अर्नेस्ट ने जो 4 अवस्थाओं में बांटा है बाल विकास को, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। दोस्तों अगला जो टॉपिक आएगा शैशवावस्था, इसके मैंने पूरे विषय, इसके विषय में जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे, उन्हें मैंने यहाँ के करके रखा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको ध्यान से पढ़िएगा, लर्न कीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में। दोस्तों सबसे पहला है कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो थी वो उसको शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। दोस्तों बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास इसी छोटी सी अवस्था में होता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। अब जो शैशवावस्था का बालक होता है उसमें वैसे भी तार्किक कोई गुण उसमें नहीं होते हैं, इसलिए वो जैसा समाज में देखता है, जैसा अपने परिवार में, अपने परिवेश में देखता है, वो उसी का अनुकरण करता है, उसी को दोहराता है, उसी से सीखता है। अगला दोस्तों पॉइंट है कि इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। यानी सामाजिकरण से मतलब केवल बाहर के लोगों से ही नहीं होता है, बल्कि बच्चा जब अपने आसपास में यानी अपने घर पे ही जो रह रहे लोगों को पहचानने लगता है कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, भाई है, बहन है, तो ये उसका सामाजिकरण यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में आती है, या बच्चों का सामाजिकरण कब प्रारंभ हो जाता है। ये ऐसे सवाल पूछ देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। चौथा है कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। दोस्तों इसी एज में बच्चे की भाषा बहुत अच्छी होने लगती है, वो सीखने लगता है, वो जिस परिवेश में रहता है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसके लिए हमें स्पेशल क्लासेस चलानी पड़ती हैं, लेकिन जो विदेशों में बच्चे पैदा होते हैं वो इंग्लिश पैदा होते ही बोलते हैं, वो उनके परिवेश का माहौल होता है। तो यानी इसलिए कहते हैं कि छोटी सी उम्र में ही जो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या है, शैशवावस्था है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये भी कि शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था भी आपने देखा कि जन्म से 6 वर्ष तक, और बच्चों का एडमिशन भी आजकल तो 3 इयर्स ओल्ड बच्चा है तो उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये इस तरह से शैशवावस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से अध्ययन करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। दोस्तों अगला है कि शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था। दोस्तों अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या होती है? जो शैशवावस्था का बालक होता है उसके पास इतनी तार्किक शक्ति नहीं विकसित होती है कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे सके। आप उससे कुछ भी पूछ दें, क्या उसका जवाब दे सकता है? नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसमें ऐसी तार्किक शक्ति का भी विकास नहीं हुआ है। और इसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं। अब इसी एज में तो बच्चा खेलेगा, तो इसीलिए इसको खिलौने की आयु भी कहते हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं? तो वो है शैशवावस्था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने, ये कथन बहुत पूछा गया था कि वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा है? वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा है? तो वो अवस्था है शैशवावस्था। फ्राइड और गुड एनफ के कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्राइड ने कहा कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। इससे ये चीज़ मालूम चलती है कि जो शैशवावस्था वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसी अवस्था में ही बालक के जीवन का आधार बनाया जा सकता है। उसे हम जैसी शिक्षा देंगे, जैसे संस्कार देंगे, जैसे उसमें मॉरलिटी भरेंगे, नैतिकता भरेंगे, वो वैसा ही जीवन पर्यंत करता चला जाएगा। गुड एनफ ने भी कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब है कि शैशवावस्था इतनी महत्वपूर्ण अवस्था है कि बालक का सब कुछ जो बुनियादी ढांचा है वो इसी अवस्था में तैयार हो जाता है। उसके बाद वो जीवन पर्यंत अपने अनुभवों से सीखता है और उसी को वो प्रदर्शित करता है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इतने सारे पॉइंट्स मैंने सिर्फ शैशवावस्था के बताए हैं, आप इनको कहीं नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों अगला है कि बाल्यावस्था के विशेष बिंदु हम पढ़ेंगे। इसमें है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। ये जो वर्ष हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे समय काल को। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क, अब चिंतन एवं तर्क की अवस्था कौन होगी दोस्तों? बाल्यावस्था। और अचिंतन और तर्क अतार्किक की अवस्था कौन सी थी? शैशवावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था में इस उम्र में बालक पहुंच चुका होता है कि वो अब किसी भी सवाल को एक अपने लॉजिक के हिसाब से आपको आंसर दे सकता है, अब उसमें वो क्षमता उत्पन्न हो चुकी है, इसलिए इसको चिंतन एवं तर्क की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। दोस्तों ये अगर आपने अभी पढ़ा कि शैशवावस्था में अगर बालक का अच्छा बुनियादी शैक्षिक ढांचा बना है तो वह इस काल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। अगला है कि शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में सीखने की गति जो होती है दोस्तों बहुत मंद हो जाती है। अब चूँकि जितनी जब शैशवावस्था होती है तो उसमें कुछ इतनी आसान चीज़ें भी थोड़ा सा होती हैं जो कि बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली ढंग से सिखाया जाता है तो वो रुचि लेता है। लेकिन बाल्यावस्था में कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेशन वाली आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका असर शिक्षा पे पड़ता है। बहुत से बच्चों को आपने सुना भी होगा कि छोटे बच्चे से वो कहता है मेरी एज में आओगे तो मालूम चलेगा कि पढ़ाई क्या होती है। मैं भी छोटा था तो ABCD बहुत अच्छे से जानता था। तो कहीं ना कहीं इस उम्र में कुछ समय के लिए जो शिक्षा की दृष्टि से जो समय होता है वो पठार की स्थिति होती है, यानी बिल्कुल स्थिर स्थिति होती है, उसमें कोई विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, लेकिन वो सीखता एक बड़े लेवल पे है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जो पाठ्यक्रम पाठ्यसहगामी क्रियाएं होती हैं और जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो बाल्यावस्था से ही बच्चों के लिए यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, प्रयोग करने लगना चाहिए। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो उसको सीखते हैं। दोस्तों अगला बिंदु है इसका कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अवस्था को अनोखा काल कहा गया जीवन का, वो है बाल्यावस्था। दोस्तों अगला पॉइंट है कि शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सर्वोत्तम अवस्था कौन सी? तो शिक्षा प्रारंभ करने के लिए सर्वोत्तम अवस्था बाल्यावस्था है। और शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कन्फ्यूज़न मत होइएगा, दोनों में शिक्षा के लिए सर्वोत्तम अवस्था बाल्यावस्था में 6 वर्ष अंतिम होती है और शैशवावस्था में अंतिम वर्ष क्या होता है 6, और बाल्यावस्था में प्रारंभ 6 है, तो दोनों एक ही चीज़ है। 8 अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था को शिक्षकों ने प्रारंभिक विद्यालय, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार कुछ एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु को किसे कहते हैं। तो यह प्रारंभिक विद्यालय की आयु को क्या कहा जाता है? तो एलिमेंट्री स्कूल एज कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को शिक्षकों ने क्या कहा? एलिमेंट्री स्कूल एज कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बाल्यावस्था में सामाजिक संबंध कायम करने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। अब इस समूह में क्या होता है कि बालक अपने फ्रेंड सर्कल बनाना स्टार्ट करता है, उनमें वो बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहता है, इसीलिए इसको समूह की अवस्था और चुस्ती की आयु यानी फुर्तीली आयु कहते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत एक्टिव होता है और अपनी दोस्ती के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन वाला होता है। अगला इम्पॉर्टेंट है कि JS रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि JS रॉस ने मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी, इसका मतलब होता है मिथ्या झूठ, अब मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। तो JS रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। दोस्तों इस सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत इनको अच्छे से याद करना है, आपको समझना है। अगला पॉइंट है किशोरावस्था के विषय में कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, बुद्धि का जितना विकास होना होता है वो इसी अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो तीव्र होती है। दोस्तों आप भी जानते हैं किशोरावस्था तूफान की अवस्था इसीलिए कही जाती है कि इसमें हर तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं
और मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था यानी किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा विकसित होती है और व्यक्ति के सामाजिक संबंध में वृद्धि होने लगती है, उसका विस्तार होने लगता है। अगला पॉइंट है कि किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा है। दोस्तों किलपैट्रिक का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। स्टैनले हॉल का तो बीटीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया कई बार, लेकिन आपने ये कहीं नहीं पढ़ा होगा जीवन का बसंत काल। ये आपको बता दूं मैं कि जीवन का बसंत काल भी स्टैनले हॉल ने ही कहा है, वो भी किशोरावस्था को। तूफान और झंझावात बीटीसी में अक्सर पढ़ने को मिलता है, क्रांतिकाल भी मिल जाता है, पर जीवन का बसंत काल भी ये किशोरावस्था को ही कहा है। किसने? स्टैनले हॉल ने। दोस्तों अगला पॉइंट है रॉस। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। जिस तरह से शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा फुर्तीली अवस्था होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं, चंचल होते हैं, फुर्तीले होते हैं, वैसे ही किशोरावस्था में भी वही फुर्तीलापन देखने को मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को एक नया जन्म कहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा।